हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बृहस्पति कोचिंग में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीज के बारे में। ठीक है, अगर आपको एक बात बताते चलूं कि अगर आपको जीव विज्ञान बिल्कुल नहीं समझ में आती है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में खास करके ये जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे, बताने वाले हैं आपको इस वीडियो में, टोटली समझ में आने वाली है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आप एक वीडियो पूरा देखकर देखिए, आपको मैं लिख कर देता हूं, 100% कहता हूं, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। बीज से संबंधित जितने भी आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बीज के बारे में पढ़ेंगे। बीज कितने प्रकार के होते हैं, एल्बुमिनस बीज जो और गैर एल्बुमिनस बीज। फल के बारे में पढ़ेंगे कि फल किसे कहते हैं, कैसे बनते हैं। उसके बाद सत्य फल क्या होते हैं, आभासी फल क्या होते हैं, और इसके साथ साथ इस मतलब बीज से टोटली जितनी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार होंगे? तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं बीज के बारे में। सबसे पहले आप देखिए, इससे पहले आपने भ्रूण तो पढ़ रखा है, उसको तो बताने की जरूरत है नहीं कि है जरूरत। अगर है तो भैया पहले उसे देख लीजिए, है ना, वीडियो देख लीजिए पहले, आपको भ्रूण के बारे में क्लियर हो जाए। आप क्रम से देखेंगे तो वो आपको ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए पढ़ना क्रम से जरूरी है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले बीज के बारे में। बीज को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सीड कहा जाता है ना, क्या बोलते हैं? सीड। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सबसे पहले बीज क्या होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा उत्तर भी हम देने वाले हैं। अच्छा ही देंगे ना भैया, अगर आप खराब थोड़ी देंगे, नहीं तो बीज भी खराब हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। देखिए, अभी हमने कुछ दिन पहले अपना एक एग्जाम दिया था, फार्मासिस्ट का था। ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन आया था और मुझे तो पता था, मैंने टकाक से सही आंसर दे दिया। ठीक है, इसका सही आंसर होता है बीजांड, निषेचित बीजांड। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने जब पुष्प के बारे में पढ़ा, भाई पुष्प में बीज कहां पर बनते हैं? जो बीजांड होते हैं वही किसमें परिवर्तित हो जाता है? बीज में। तो जो बीजांड होता है, एक बीजांड है, एक निषेचित बीजांड है। भाई जब निषेचन होगा तभी तो बीज का निर्माण होगा भैया, समझ में आ रहा है ना। तो जो बीजांड होता है, जब उसका निषेचन हो जाता है तो हम उसी संरचना को क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। तो सबसे पहली बात आपको समझ में आ गई ना कि बीज किसे कहते हैं? तो पुष्प के का जो निषेचित बीजांड होता है वही क्या कहलाता है? बीजांड कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई बहुत ज्यादा। हम तो कहेंगे कि आप पढ़िए, इसको ध्यान से देखिए, बाकी आपकी इच्छा है ना। तो निषेचित बीजांड को क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। क्लियर हो गया? अब आपको इतना पता चल गया कि बीज कहते किसे। अब दूसरी बात, आपने देखा होगा कि जो बीज होते हैं वो ज्यादातर फलों के अंदर होते हैं। ठीक है, जो आवृत्त बीजी पौधे हैं। देखिए, हम दूसरी बात बता रहे हैं, पहली बात आपको बताया, हमने समझा दिया। दूसरी बात बता रहे हैं कि जो बीजांड होता है वो कहां पर होते हैं? फल के अंदर। फल के अंदर होते हैं। आपने आम खाया है, आम क्या है? फल है, उसके अंदर बीज होता है कि नहीं? जो गुठली होती है, गुठली के अंदर आप अगर तोड़ के देखेंगे तब आपको बीज देखने को मिलेगा। तो सीधी सी बात है, आपको समझ में आ गया ना कि जो बीज होते हैं कहां पर होते हैं? फल के अंदर उपस्थित होते हैं। और ये फल क्या करता है? सुरक्षा देने का कार्य करता है, बीज को सुरक्षित रखता है कि नहीं? मान लीजिए अभी ऊपर से आम गिरेगा तो फल को नुकसान पहुंचेगा, फल टूटेगा फटेगा, बीज को नुकसान नहीं पहुंचे। ठीक है, सॉरी। तो ये चीज समझ में आ गई ना कि बीज कहां पर होते हैं? फल के अंदर। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये केवल आवृत्त बीजी पौधों के लिए है। ठीक है, जो आपके आवृत्त बीजी पौधे हैं उनके लिए, उनमें जो बीज होते हैं कहां पर होते हैं? फल के अंदर, अनावृत्त में नहीं होते। ध्यान दीजिएगा, अंतर है दोनों में। समझ में आ रहा है ना? आवृत्त बीजी पौधों में जो बीज होते हैं वो कहां पर रहते हैं? फल के अंदर। इतना तो समझ में आएगा। अब उसके बाद बीज की हम अगर संरचना का अध्ययन करें, मान लीजिए आप एक चना ले लीजिए, चना लेंगे तो उसमें देखते हैं, थोड़ा सा बनाने में ट्राई करते हैं, मुझे उतना ज्यादा आता नहीं वैसे। मान लीजिए कि ये चना है, ठीक है, ऐसे ही होता है लगभग, है ना। वहां पर आप एक छिद्र देखते होंगे ऐसे करके, ठीक है। तो इसके ऊपर ये जो लेयर चढ़ी होती है इसको बोलते हैं बीजांडावरण।
मतलब बीज, बीज का आवरण, सीधा सीधा लिख देते हैं बीज का आवरण, आप लिख लीजिएगा इसको। इसको क्या बोलते हैं? बीज का आवरण। जब आप उसको तोड़ते हैं, उसको जब आप तोड़ते हैं, ये मतलब छिलका हटा दीजिए, तो आप देखते हैं अंदर दो भागों में विभाजित होता है, इसी को क्या बोलते हैं? बीज पत्र। क्या कहते हैं? बीज पत्र कहा जाता है। ठीक है। और तीसरी बात, यहां पर एक छोटा सा छिद्र जैसे दिखता है आपको, इसको अखुआ बोलते हैं। एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? अखुआ बोलते हैं। ठीक है। या फिर आप इसे छिद्र कह सकते हैं, एक छिद्र की तरह होता है, यहीं से नए पौधे का जन्म होता है। ठीक है। क्योंकि यहीं से बाकी क्षेत्र तो पूरा बंद होता है, तो यहीं से जल या फिर जितनी आवश्यक चीजें होती हैं, वायु, है ना, वो सब चीजें पौधे को, बीज को मिलती हैं। ठीक है। तो सीधा सीधा देखो, बीज में 3 संरचनाएं, बीज पत्र, आवरण और अंकुआ प्रमुख रूप से होते हैं। समझ में आ गया ना? ये आपकी तीसरी बात हो गई। ठीक है। चौथी बात क्या है बीज के बारे में, और आप क्या हमारी एनसीईआरटी बोलती है? देखो, एनसीईआरटी एक और चीज कहती है कि जो बीज होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला वो कहती है भैया देखो, जो बीज होते हैं ना, एक होता है गैर एल्बुमिनस बीज, गैर एल्बुमिनस बीज। एक समझ में आया ना? एक कैसे होते हैं? गैर एल्बुमिनस बीज। और एक होते हैं एल्बुमिनस बीज, इसे भी ध्यान दीजिएगा, एल्बुमिनस बीज। आपने हो सकता है अगर ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो नहीं सुना होगा, लेकिन ये हमारी किताब में है। ठीक है। तो बीज के 2 प्रकार, एक गैर एल्बुमिनस बीज और एक एल्बुमिनस बीज। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भैया बताओ यार, इतना तो बता दिया कि एल्बुमिनस बीज होते हैं 2 तरह के, लेकिन कौन कौन, हम किसे कहेंगे, क्या चीज होती है? तो ध्यान दीजिएगा, हम गैर एल्बुमिनस बीज किसे कहते हैं? आपने पिछले वीडियोज में पढ़ा ना कि भ्रूणपोष के बारे में। जो भ्रूणपोष होता है, कुछ पौधे पूरी तरीके से भ्रूणपोष का उपयोग कर लेते हैं। समझ में आया? तो जो पूरी तरह से भ्रूणपोष का उपयोग कर लेते, मतलब ऐसा कोई ऐसा बीज है ना जिसमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता, सीधा सीधा कह दीजिए, जिसमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता। किसी बीज में अगर भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? गैर एल्बुमिनस बीज कहा जाता है। और जिसमें पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एल्बुमिनस बीज। इसमें आपके प्रमुख रूप से जैसे गेहूं हो गया, ठीक है, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ये क्या है? एल्बुमिनस बीज है। वहीं दूसरी तरफ जैसे आपका मटर हो गया, चना हो गया, है ना, ये क्या है? गैर एल्बुमिनस बीज होते हैं। समझ में आया ना? गेहूं में आप देखते होंगे फूला हुआ जो होता है ना, अंदर भरा होता है, वही क्या होता है? भ्रूणपोष होता है। सफेद सफेद जिसका आटा हम लोग खाते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं उसमें ताकत होती है, क्योंकि उसमें भ्रूणपोष होता है। समझ में आया ना? गेहूं की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी क्यों हमें खाना चाहिए? ठीक, क्योंकि मतलब भ्रूणपोष तो होता है, उसमें फाइबर्स वगैरह भी होते हैं। तो सिंपली आपको इतना समझ में आ गया ना कि गैर एल्बुमिनस बीज किसे कहते हैं, एल्बुमिनस बीज किसे कहते हैं। क्लियर है? अगर किसी बीज में भ्रूणपोष पाया जाता है, मतलब देखो भ्रूणपोष तो शुरुआत में सब में होगा, लेकिन जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है, भ्रूण का विकास मतलब जब भ्रूण बढ़ता है ना, तो वो क्या करता है कि भ्रूणपोष का उपयोग करता रहता है, तो खत्म कर देता है। किसी किसी में बिल्कुल खत्म ही कर देता है और किसी में नहीं खत्म कर पाता। तो जिसमें खत्म कर देता है उनको गैर एल्बुमिनस बीज कहेंगे। अगर कोई ऐसा बीज है जिसमें भैया भ्रूणपोष पाया नहीं जाता, समाप्त हो जाता है पूरी तरह से अंकुरण के समय, मान लो अब हमें मटर बोना है ना, बोना है, बोने के लिए हमें उसमें गैर एल्बुमिनस जो मटर होता है, जैसे मटर है, मटर में क्या होता है कि इसमें भ्रूणपोष नहीं होता। इसमें जो बीज पत्र होते हैं, वो जो फूले हुए होते हैं ना, जिसकी हम लोग दाल खाते हैं, है ना, वो क्या है? बीज पत्र होता है। अब इनको भी भाई देखो, बीज है, बोएंगे तो उसको एनर्जी चाहिए ना, शुरुआत में तो प्रकाश संश्लेषण करता नहीं, तो इसलिए पौधे क्या करते हैं कि थोड़ी बहुत एनर्जी ना बचा के रखते हैं हमेशा। इसी एनर्जी का उपयोग, इसी पोषक तत्वों का उपयोग, इसी भोज्य पदार्थ का उपयोग ये लोग करते हैं अंकुरण के समय।
अब जैसे मटर को पता है, मटर तो अपना पूरा भ्रूणपोष खत्म कर दिया, भ्रूण के विकास में ही मटर का जो बीज होता है वो क्या किया कि पूरा भ्रूणपोष पहले ही समाप्त कर दिया। तो अब इसको पता है भैया हमारे पास भ्रूणपोष नहीं है, तो अंकुरण के समय हमें कुछ ना कुछ चाहिए, तो इसलिए इसमें जो बीज पत्र होते हैं वो फूले हुए होते हैं, क्योंकि इसमें भोज्य पदार्थ संचित होता है। समझ में आ गया ना? तो गैर एल्बुमिनस बीज किसे कहते हैं और एल्बुमिनस बीज समझ में आ ही गया होगा। अब उसके बाद एक और आता है, एनसीईआरटी हमारी एक और बात कहती है परिभ्रूणपोष। अब परिभ्रूणपोष बीज किसे कहते हैं? देखिए कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें बीजांडकाय पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, बीजांडकाय पूरी तरह से समाप्त नहीं होता, सॉरी, जिसे इंग्लिश में न्यूसेलस कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपका काली मिर्च हो गया, सभी ने काली मिर्च देखी है। उसके बाद चुकंदर हो गया, ठीक है, चुकंदर हो गया। तो परिभ्रूणपोष में समझ में आया ना, परिभ्रूणपोष ऐसे बीज होते हैं जिनमें भ्रूण, यहां पर ध्यान दीजिएगा भ्रूणपोष नहीं है, ठीक है, बीजांडकाय है, जिसमें मतलब भ्रूणपोष भी पाया जाएगा और बीजांडकाय भी पाया जाता है। समझ में आया ना? परिभ्रूणपोष किसे कहते हैं? विशेषकर एनसीईआरटी में जो लिखा है वो केवल लिखा है बीजांडकाय के लिए, कि इनमें बीजांडकाय पूरी तरीके से समाप्त नहीं होता, लेकिन हम आपको जानकारी के लिए बताते चले कि भ्रूणपोष भी इनमें बचा रहता है और बीजांडकाय भी बचा रहता है, ठीक है। जैसे काली मिर्च आप सभी ने देखा, उसके ऊपर जो काला काला सा लेयर होता है ना, वो क्या होता है? वही बीजांडकाय होती है, सूख जाती है लेकिन समाप्त नहीं होती। आप सभी ने देखा होगा कुमुदनी, हम लोगों के यहाँ गांव में कोका बेली बोलते हैं, अगर आपने कभी ध्यान से उसे खाया होगा खोल करके, है ना, तो उसमें बीच में एक पतली लेयर बच जाती है, पन्नी के जैसे, झिल्ली के जैसे, ठीक है, वो भी बीजांडकाय होती है, तो पूरी तरीके से समाप्त नहीं होती। इसका मतलब आप यहाँ पर कुमुदनी भी लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया ना कि परिभ्रूणपोष बीज किसे कहते हैं? ऐसे बीज जिनमें बीजांडकाय पूरी तरीके से समाप्त नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं? परिभ्रूणपोष बीज कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए काली मिर्च, चुकंदर और कुमुदनी इत्यादि, ठीक है। तो यहां से इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब उसके बाद हम देख लेते हैं प्रसूति के बारे में, ठीक है। प्रसूति को इंग्लिश में डॉर्मेंसी बोलते हैं, डॉर्मेंसी। अब हम ज्यादा सीधा बोल सकते हैं भ्रूण निष्क्रियता की अवस्था, भ्रूण निष्क्रियता की अवस्था, समझ में आ रहा है ना? भ्रूण निष्क्रियता की अवस्था को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रसूति अवस्था कहते हैं। बहुत ही आसान, प्रसूति अवस्था किसे कहते हैं? भ्रूण निष्क्रियता की अवस्था को ही प्रसूति अवस्था या प्रसूति कहा जाता है। अब समझ में आ गया ना कि प्रसूति अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें भ्रूण क्या होता है? निष्क्रिय पड़ा है, जहां का तहां पड़ा है, कोई मतलब ही नहीं किसी चीज से। आपने भी तो देखा होगा, है कि नहीं? जैसे जब धान कटते हैं, मान लीजिए जब धान काटे जाते हैं तो उसमें से कुछ बीज गिर जाते हैं खेत में, फिर अगले साल जब गेहूं के टाइम में धान के बीज नहीं उगते हैं, है कि नहीं? गेहूं के वही बीज उसी खेत में पड़े रहते हैं। कोई भाई किसान इतने वो तो है नहीं कि चलो भैया एक एक दाना बीन बीन के अलग करें, ऐसा तो करते नहीं। कुछ बीज उसी में धान के पड़े हैं। अब पड़े रहने के बाद में क्या होता है कि धान की फसल बोई जाती है, धान की फसल काट ली जाती है, सॉरी गेहूं की फसल बोई गई, धान के बाद गेहूं की फसल बोई गई, धान काटा, उसमें के कुछ बीज खेत में गिर गए और उसके बाद गेहूं की जब फसल काट करके घर ले आए। उसके बाद फिर से जब धान की फसल बोते हैं तो वहां पर जो अगले साल धान के बीज थे वो भी उत्पादित हो जाते हैं। मतलब सोच सकते हैं 6 महीने वो प्रसूति अवस्था में चले जाते हैं, भ्रूण निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि इन्हें अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलती हैं। ये वरदान है बीजों के लिए, आप समझ सकते हैं। बहुत अच्छी बात है बीजों के लिए कि जब परिस्थितियां विपरीत हो जाए ना तो निष्क्रिय हो जाना चाहिए,
आप बीजों से सीख सकते हैं, है कि नहीं? हम लोगों के सच बताएं तो आप थोड़ा रिलेट कर सकते हैं लाइफ से। जैसे हम लोगों के जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां आ जाए ना, तो हम लोगों को सीखना चाहिए बीजों से कि निष्क्रिय अवस्था में चले जाना चाहिए, किसी से बोलना नहीं चाहिए, किसी से, है ना, जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है तो हम बोलने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, ये सब वो सब करते हैं, लेकिन बीज देखो क्या करते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। परिस्थितियां विपरीत हुई नहीं कि निष्क्रिय हो गए, प्रसुप्ति अवस्था में चले गए, डॉर्मेंसी के स्टेज में चले गए। उसके बाद क्या होता है, जब अनुकूल परिस्थितियां होती तो फिर से एक नया पौधा निकलता है। चाहे तो ये भी अपना दुखड़ा रो करके गा करके दूसरे को सुना सकते हैं, लेकिन नहीं, ये निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। जब परिस्थितियां मिलती हैं तो फिर से अनुकूल परिस्थितियों के कारण एक नए पौधे को जन्म देते हैं। तो आपको ये सिंपली समझ में आ गया ना कि प्रसुप्ति अवस्था क्या होती है। प्रसुप्ति अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बीज क्या होता है, भ्रूण निष्क्रियता की ओर चला जाता है। बीज का जो भ्रूण होता है वो निष्क्रिय हो जाता है, और फिर से जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो बीज अंकुरण लेकर के एक नए पौधे को जन्म देता है कि नहीं? तो ये आपका प्रसुप्ति का टॉपिक भी क्लियर होता है। यहीं से टिप्पणी लिखने के लिए आती है पेपर्स में प्रमुख रूप से, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात, आप ये जो प्रसुप्ति अवस्था है, आपके मन में आ रहा होगा कि कितने दिन तक होती है, प्रसुप्ति अवस्था कितने दिन तक होती है? तो देखिए, हर एक पौधे में ये प्रसुप्ति अवस्था अलग अलग होती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बड़ी बात है कि जो प्रसुप्ति अवस्था होती है ये बीजों के हिसाब से होती है। हर एक बीज में अलग अलग हो सकती है। किसी की प्रसुप्ति अवस्था 1 ही साल है, किसी की 1 दिन है, किसी की 6 महीने। 6 महीने वाला 6 महीने तक प्रसुप्ति अवस्था में पड़ा रहेगा, उसके बाद भी अंकुरित हो सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा देख लीजिए, ध्यान दीजिए कि कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है ना कि बीज से पूरा पानी निकल जाएगा। पूरा पानी, भाई थोड़ा बहुत पानी बचा रहता है, जल की मात्रा रहती है उसमें, बीज में, सूखे बीज में भी रहती है जल की मात्रा, ध्यान दीजिएगा, तभी उसमें अंकुरण होता है, नहीं तो अंकुरण नहीं हो पाएगा। भाई पानी होता है, जल होता है, तभी तो उसकी क्रियाएं चलती रहती है अंदर। तो जब क्रियाएं चलती रहती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें की जल की शेष मात्रा भी अगर उड़ जाती है, जल ज्यादा विपरीत परिस्थितियां, धूप आ गया बहुत तेज से, वो जल पूरी तरीके से उसमें के निकल गया, तो वो फिर दोबारा से इस अवस्था में नहीं आ सकती है कि नहीं? तो ये चीज भी ध्यान देना जरूर। मतलब मैं सीधा सीधा ये कह रहा हूं कि जो प्रसुप्ति अवस्था होती है भिन्न भिन्न बीजों में भिन्न भिन्न होती है, किसी का 1 साल है, किसी की, और ध्यान दीजिए बहुत सैकड़ों साल तक कोई बीज, ऐसे भी बीज वैज्ञानिकों को मिले हैं कि आप 1 साल अभी बो दीजिए और उसके बाद उसका मतलब बीज ला करके रख दीजिए, सीधा सीधा 1000 साल बोएंगे ना, बाद बोएंगे तो भी बीज उत्पन्न होता है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको प्रसुप्ति क्या अवस्था क्या होती है। अब इसके बाद हम लोग फल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है? तैयार हैं आप सभी लोग? फल के बारे में, इंग्लिश में फ्रूट कहा जाता है ना? फल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रूट। देखिए, जो बायोलॉजी है ना, इसमें जो फल होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है? फल कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एक फल होते हैं आपके सत्य फल, इंग्लिश में आप ट्रू फ्रूट बोल सकते हैं, और इनको आभासी फल कहा जाता है। आभासी फल या कूट फल, ठीक है? आभासी फल या कूट फल, इनको सत्य फल या वास्तविक फल भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, वास्तविक फल। समझ में आ रहा है ना? तो फल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक सत्य फल, एक आभासी फल। अब आपके मन में आ रहा होगा, देखिए थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि फल किसे कहते हैं। फल किसे कहते हैं? तो परिपक्व अंडाशय को यहां पर लिखिएगा, परिपक्व अंडाशय, या अंडाशय जब होता है यही जब बदल जाता है किसमें? फल में। इतना लिख लीजिए, अब इसको मिटा देते नहीं, ये कंफ्यूज करेगा आपको।
तो फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से। अंडाशय क्या होता है? निषेचन के बाद किस में बदल जाता है? फल में। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि फल का निर्माण किससे होता है? तो फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से। ठीक है, ऐसा पूछा जाता है, ऐसा पूछा भी जाता है कि एक बार क्वेश्चन आता है आपके पास कि आवृत्त बीजी पौधों में जो फल होते हैं, बीज होते हैं, फल के अंदर लगे होते हैं, बल्कि जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं उसमें बाहर लगे होते हैं। क्यों? फंस जाओगे आप ऐसे तो। फिर आपको यही बताना है, क्योंकि जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उसमें अंडाशय पाया जाता है, बल्कि जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं उनमें अंडाशय नहीं पाया जाता, इसीलिए जो बीज होते हैं उसमें सीधा लगे होते हैं। समझ में आ गया ना? तो फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से। इतना समझ में आ गया ना? फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से। उसके बाद है फल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सत्य फल और आभासी फल। एनसीईआरटी की हर एक लाइन को हम छूते हुए निकल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर नीट, अगर एनटीए जो एग्जाम करवाती है नीट का, ठीक है, अगर वो उसका मानना ऐसा है या फिर वो ऐसा कहती है कि नीट से वो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसमें से कहीं से भी कोई भी चीज हम छोड़ नहीं रहे हैं, टोटली पढ़ रहे हैं। आपके बोर्ड में भी काम आएंगी और नीट में भी। ठीक है, तो फल समझ में आ गया। अंडाशय से फल का निर्माण होता है। 2 प्रकार के फल, एक होता है सत्य फल, एक आभासी फल। अब मन में तुरंत आपके क्वेश्चन आएगा कि भैया बताओ हमको कि आभासी फल क्या है और सत्य फल क्या है, तो हम आपको बताते हैं भैया, इसीलिए है ही। ठीक है, सत्य फल का मतलब होता है ऐसे फल जिनका निर्माण केवल अंडाशय से होता है। अगर किसी फल का निर्माण केवल अंडाशय से होगा तो हम उसे क्या कहते हैं? सत्य फल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर किसी फल का निर्माण केवल अंडाशय से होता है तो उसी को क्या बोलते हैं? सत्य फल। समझ में आया? और उसके बाद आभासी फल में क्या होता है? अगर कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जो फल होते हैं, फल के निर्माण में पुष्प के कुछ अन्य भाग लेते हैं, जैसे पुष्पासन, ठीक है, और आपके बाह्य दलपुंज हो गए। आप सब ये सब तो पढ़े हैं ना, दलपुंज, बाह्य दलपुंज। नॉर्मली ज्यादातर ऐसा देखा गया कि दलपुंज नहीं मिलते हैं, ज्यादातर पुष्पासन या बाह्य दलपुंज मिलते हैं। अब आपको हम उदाहरण बता दें। पुष्पासन आपने देखा होगा सेब में। सेब क्या है? एक आभासी फल है, फॉल्स फ्रूट कह सकते हैं आप इसे, कूट फल होता है, सीडो फ्रूट भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि वो रियल में फल नहीं होता। रियल में फल तो उसे कहते हैं जो अंडाशय से बनता है, लेकिन यहाँ पर अंडाशय से नहीं, यहाँ पर पुष्पासन से फल बन रहा है। बाह्य दलपुंज आपने बैगन देखा होगा, बैगन सभी ने देखा कि नहीं देखा? बैगन सभी ने देखा है। तो बैगन में आपने देखा होगा कि जब जो बैगन होता है, जैसे मान लो ऐसे बैगन है तो इसके ऊपर ऐसे करके होता नहीं, ऐसे करके मतलब ऐसे करके ये जो बाह्य दलपुंज लगे होते हैं, तो ये भी देखो इसमें भाग रहे, चिपके हुए, तो माना तो जाएगा कि भैया हाँ फल से लगे हुए हैं। तो समझ में आ गया ना? सीधा सीधा अगर किसी फल का निर्माण केवल अंडाशय से होता है तो हम उसे सत्य फल कहेंगे, और अगर अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग भी जैसे पुष्पासन या बाह्य दलपुंज भाग लेते हैं तो अब हम उसे आभासी फल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सेब और उदाहरण के लिए बैगन। समझ में आ गया ना? अब उसके बाद एक और चीज, फल का पढ़ रहे हैं तो फल के साथ एक और चीज हम देख लेते हैं। एक और चीज क्या है? अनिषेक फलन। अनिषेक फलन, अनिषेक फल कह सकते हैं आप, सीधा सीधा छोड़ो फलन वलन, है कि नहीं? पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। अनिषेक फलन को इंग्लिश में पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। अनिषेक फल क्या क्या होते हैं? अब कई बार क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा इसीलिए ध्यान दीजिएगा। अरे ये लेसन ही इंपॉर्टेंट है अभी यहाँ से, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं तो ये पूछी जाती है इसलिए।
ठीक है। तो अनिषेक फल, यहां पर आप शब्द को पकड़िए, फल का मतलब भैया फल, यहां पर देख लीजिए इतना अनिषेक, एक निषेचन, जो निषेचन से फल बनते हैं, एक निषेचन से फल बनते हैं, और ये क्या है अनिषेक है, बिना निषेचन के फल बन गया। तो समझ में आया, ऐसे फल जिनका निर्माण बिना निषेचन के हो जाता है, ठीक है, बिना निषेचन के फल कहा जाता है इन्हें, बिना निषेचन के फल, बिना निषेचन के फल, समझ में आ गया ना। अनिषेक फल, ऐसे फल जिनका निर्माण बिना निषेचन के हो जाता है। अब आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि भैया ऐसा भी होता है, लेकिन होता है भैया, हम लोग क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। और ऐसा तो कभी कभी पौधे स्वयं से करते हैं, मतलब पौधे भी कर सकते हैं, और कभी कभी हम लोग जबरदस्ती करवा देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सबसे फेमस उदाहरण है आपका केला। क्या उदाहरण है? केला। अब केले में क्या होता है कि बिना निषेचन के बन जाता है, इसीलिए केले में बीज नहीं पाए जाते। ध्यान दीजिएगा, अनिषेक फल, अगर कोई फल अनिषेक है, मतलब किसी फल का निर्माण अगर बिना निषेचन के हो रहा है ना, तो उसमें बीज कभी नहीं बनते। समझ में आ रहा है ना, बीज कभी नहीं बनते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए केला, सबसे बेहतरीन उदाहरण केला। आपने केले में बीज नहीं देखे होंगे, और खास करके उनमें तो जरूर नहीं जो मार्केट में बिकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया ना कि ये जो अनिषेक फल होता है, ये पौधे भी कभी कभी इसका यूज कर लेते हैं, इस टेक्निक का, इस तकनीक का, इस विधि का उपयोग करते हैं फल बनाने में, और हम लोग भी करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर इनमें जो बाजार में मतलब केले आते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, हार्मोन्स का छिड़काव करके, है ना, जो दवाइयों से सीधा सीधा पका देते हैं, ठीक है। तो ऐसे फल क्या होते हैं, अनिषेक फल बोलते हैं। तो सीधा सीधा आप इतना समझ लीजिए कि भैया अनिषेक फल ऐसे फल होते हैं जिनमें जो फल का निर्माण होता है बिना निषेचन का होता है। जैसे उदाहरण के लिए केला। ये भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं बीज से लाभ क्या क्या होते हैं। देखिए, ये जो आवृत बीजी पौधों में जो बीज बनते हैं, इनसे क्या क्या लाभ है। तो परागण एवं निषेचन जल आदि से स्वतंत्र है। देखिए यहाँ पर ये केवल आपको आवृत बीजी पौधों में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर, क्योंकि आपने जब 11वीं क्लास में पढ़ा होगा तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा पढ़ा होगा कि बिना जल के तो निषेचन हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर क्या है, जल की आवश्यकता नहीं होती, निषेचन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, ये बात है, थोड़े से हानियां हैं कि परागण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है कई बार, लेकिन स्वपरागण भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये लाभ काफी ज्यादा है कि ये दूसरे पर निर्भर नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, प्रसारण हेतु अनुकूलित बीज। आपने देखा होगा कि जो बीज होते हैं तरह तरह के होते हैं। प्रसारण का मतलब होता है फैलना, मतलब इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपना बीज को का प्रसारण कैसे करते हैं, बीजों को फैलाते कैसे हैं। तो काफी चीजें इनमें अनुकूलित बीज हैं। आपने मदार का पेड़ देखा होगा, उसमें पंख होते हैं और वो बीज बड़ी आसानी से उन पंखों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान दूर दूर तक चले जाते हैं। तो इसे एक्चुअली में बीजों का प्रकीर्णन कहा जाता है, ठीक है। बीजों का प्रकीर्णन कहते हैं कि जब पौधे क्या करते हैं कि एक स्थान से पौधों के बीज दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। तो बढ़िया सा ये अनुकूलित बीज होते हैं, मतलब प्रसारण के लिए अनुकूलित होते हैं। दूसरी बात है पर्याप्त आरक्षित आहार भंडार। बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है इन लोगों को। बीजों में आपने देखा होगा कि ये भ्रूण के साथ में कुछ भोजन लेकर के भी चलते हैं, है कि नहीं। आपने देखा होगा, जो जैसे मैंने चना का बार बार बताया कि चना में आपने देखा जो 2 फलियां होती हैं, है ना, उसको खोलोगे तो उसका ऊपरी हिस्सा ही वो भ्रूण होता है, लेकिन जो बीज पत्र होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन का कार्य करते हैं, भोजन संग्रहित करने का। तो जब तक पौधा अंकुरित होता है, अंकुरित होने के बाद में जब तक प्रकाश संश्लेषण नहीं करने लग जाता, तब तक बीज से उसे पोषण प्राप्त होता रहता है। तो है कि नहीं महत्वपूर्ण बात। उसके बाद कठोर बीज आवरण। भाई सुरक्षा बेहिसाब है, इतना तो हमको नहीं सुरक्षा, है कि नहीं। वैसे
बड़े मतलब वो जैसे कि प्रधानमंत्री वगैरह होते हैं ना, तो उनको सुरक्षा दी जाती है ना कि वाई सुरक्षा, जेड सुरक्षा, ऐसे करके, तो वही सुरक्षा वैसे ही इनको भी सुरक्षा मिलती है। आपने देखा कि जो बीज होते हैं वो आवरण के अंदर बंद होते हैं, ठीक है, जिससे बीज सुरक्षित होते हैं, भ्रूण सुरक्षित रहता है उनका। उसके बाद है कृषि में। कृषि में भाई बीजों का उपयोग किया जाता है। डार्विन्सी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ऐसा अगर आप अगर थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर ऐसा हो जाए कि बीज धान, जैसे धान का पेड़ पक गया और पकने के बाद में जैसे उसमें के धान नीचे गिरे, फिर से नया धान निकला है, तो क्या होगा? दूसरे को तो मौका ही नहीं मिलेगा भाई। तो प्रसुप्ति अवस्था भी बहुत जरूरी है। तो बीज, इसीलिए बीजों का यूज कृषि में भी करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने कुछ पौधों के नाम लिखे हैं। एक है आर्किटिकस। ये एक ऐसा पौधा है जो मतलब मिला था खुदाई में। मतलब यहाँ पर मैंने ये चीज इसलिए लिख लिया है क्योंकि मैं आपको बता सकूं कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें प्रसुप्ति अवस्था फूट फूट कर भरी है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि कोई बीज इतना दिन तक कैसे जीवित रह सकता है। आपको बता दें जानकारी के लिए कि जो आर्किटिकस है, इसे अंटार्कटिक पर खोदा गया था, मतलब खुदाई में इसका बीज मिला था, और ये 10,000 साल पुराना था। ध्यान दीजिएगा कितने साल था? 10,000 साल, पूरे 10,000 साल पुराना था। और उसके बाद भी इसमें अंकुरित होकर के नए पौधे को जन्म दे दिया। सोच सकते हैं इतने दिन तक। उसके बाद एक और पौधा मृत सागर में मिला था। वैसे ये खजूर की जाति है, ठीक है, खजूर जैसे आप लोग जानते हैं ना, उसी की एक जाति है, फोयोनिक्स डेक्लिफोरा, ठीक है। ये 2000 साल बाद 2000 साल बाद इसका अंकुरण हुआ था। तो मतलब यहां पर आपको देखने में, मतलब अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि भाई, तो एक अगर मान लो क्वेश्चन आ रहा हो कि बीच में जो पुष्प होता है, एक पौधे में कितने पुष्प होते हैं, तो आपको भी पता है भैया, एक भी हो सकते हैं और 1000 भी हो सकते हैं। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि जो बीजांड होते हैं, पुष्प के अंदर बीजांड होते हैं, वो कितने हैं, तो वो भी एक भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। ये अलग अलग पौधों में अलग अलग होती है। अगर आपके मन में एक और जैसे ऐसे क्वेश्चन आ रहा हो कि जो बीजांड होते हैं, जो बीज होते हैं, जो फल होते हैं, एक फल में कितने बीज होते हैं, तो भैया एक भी हो सकता है। जैसे आम में एक ही बीज होता है, एक फल में एक बीज। लेकिन एक बीज में कई बीज भी हो सकते हैं, जैसे संतरा, और इससे ज्यादा भी बीज हो सकते हैं। आर्किड का पेड़ हम आपको बता दें, जो आर्किड का फल होता है उसमें 10,000, एक फल के अंदर 10,000 बीज आते हैं। तो है कि नहीं आश्चर्यजनक बात कि भाई कैसे ये सब क्या हो रहा है, लेकिन हो रहा है और ये अच्छी चीजें हैं, हो रही हैं, होने दो। तो इस तरीके से अब हम लोगों ने बीज को निचोड़ लिया है, बीज का टोटली पढ़ रखा है। अब आपने भी देखा होगा कि हमने बीज के बारे में सबसे पहले जाना, उसके बाद हमने एल्बुमिनस बीज किसे कहते हैं, गैर एल्बुमिनस बीज किसे कहते हैं जान लिया। हमने प्रसुप्ति अवस्था के बारे में बात की, है ना। उसके बाद हमने फल के बारे में बात की कि फल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण भी हमने देखे, ठीक है। उसके बाद हमने बीज के लाभ भी देखे। तो ये मतलब बीज में जितनी भी चीजें थी जो इंपॉर्टेंट थी वो सभी हमने आपको बताई और ये आपको समझ में आ गई होंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है तब लाइक कर दीजिए, नहीं तो फिर आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हो गया बीज। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुभ्रूणता टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। मतलब ये अगले वीडियो में ना लेसन पूरा हो जाएगा समाप्त, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।